नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी। इस वक्त आप देख रहे हैं हम तो पूछेंगे, वो कार्यक्रम जो आपकी आवाज को, आपकी सलाह को, आपके सुझावों को लेकर जाता है देश के तमाम बड़े लोगों तक, नेताओं तक, राजनेताओं तक। जजों की नियुक्ति के लिए बने आयोग NJAC, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन पर सुप्रीम कोर्ट की चौंकाने वाले फैसले की। जी हां, कोर्ट ने यह तय कर दिया है कि जजों की नियुक्ति जज ही करेंगे। सरकार का या संसद का इसमें कोई दखल कोर्ट को मंजूर नहीं है। संसद में सर्वसम्मति से यह संविधान संशोधन पास हुआ था। न सिर्फ संसद में बल्कि 22 राज्यों ने भी इसका अनुमोदन कर दिया था। लेकिन इन तमाम बातों को सुप्रीम कोर्ट ने आज दरकिनार किया और यह अधिकार अपने पास रखा कि हम तय करेंगे कि जजेस की अपॉइंटमेंट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कौन करेगा, यानी वो खुद अपॉइंटमेंट्स करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद न्यायपालिका और संसद के बीच, लेजिस्लेचर और जुडिशरी के बीच टकराव साफ तौर पर अब देखा जा रहा है। और 8 बजे में सबसे पहले देखते हैं कि कैसे आज सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुप्रीमेसी को बरकरार रखा और संसद को, सरकार को तगड़ा झटका दिया। हम तो पूछेंगे में डिबेट नंबर 1, सरकार को जजों की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट से मिला झटका। सुप्रीम कोर्ट ने जजों की नियुक्ति के लिए बने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग यानी NJAC को असंवैधानिक ठहरा दिया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति की कॉलेजियन व्यवस्था ही बरकरार रहेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद न सिर्फ सरकार बल्कि न्यायपालिका से जुड़े लोग भी सन्न रहे। जिन्होंने यूनानिमसली इस कानून को पारित किया था, उनकी व्यूज कोर्ट ने नहीं मानी और कोर्ट ने इसको रद्द कर दिया है। The will of the people can be represented through the parliaments, through the legislatures only. It cannot be brought to the notice of the whole world by some other means. So we brought the will of the people. 100% of the Rajya Sabha and Lok Sabha members they have supported the bill. दुनिया में कहीं भी ये ऐसा प्रावधान नहीं है कि जजेस स्वयं ही दूसरे जजेस को किनको नियुक्ति करवानी है उनका नाम तय करते हैं। कहीं भी ये नहीं होता। कानूनविदों के मुताबिक दुनिया में कहीं भी जजों की नियुक्ति न्यायपालिका नहीं करती। नियुक्ति में संतुलन के लिहाज से सरकार ने इस आयोग को बनाने का फैसला किया। संविधान में 99वां संशोधन करके जजों की नियुक्ति के लिए ये आयोग लेकर आई। संसद के दोनों सदनों से इस संशोधन को मंजूरी मिली। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद संसद और सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर आमने सामने हैं। बहुत विनम्रता के साथ न्यायपालिका की आजादी का पूर्ण सम्मान करते हुए यह हम अवश्य कहेंगे कि आज संसदीय संप्रभुता पर सवाल उठे। दरअसल ये किसी मसले पर लोकतंत्र के दो स्तंभों, पार्लियामेंट और जुडिशरी के बीच टकराव का ही मामला नहीं है। यह हद तक हितों के टकराव का भी मामला है, जिसमें फैसला सुनाने वाला खुद भी एक पक्ष है। बहरहाल ये मानने वालों की भी कमी नहीं कि यह सही फैसला है। हमारी देश की जो जनता है, दे मस्ट थैंक दीज जजेस, तो ऐसी फर्स्ट क्लास जजमेंट आई। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय एक ऐतिहासिक निर्णय है, जिसने इस जजमेंट के द्वारा अपनी स्वतंत्रता को बचा लिया। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने फैसला किया है कि वो कुछ बदलावों के साथ इस बिल को नए सिरे से संसद में लाएगी। उसे यह भरोसा भी है कि तमाम राजनीतिक दल उसे पहले की तरह ही सहयोग देंगे। बहरहाल हम तो पूछेंगे कि क्या न्यायपालिका के साथ बनाए रखने के लिए जजों की भी निगरानी होनी चाहिए। तो IBN7 का आज का सवाल है, जिसके जरिए आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। बहुत सीधा सा हम तो पूछेंगे में कि क्या न्यायपालिका की साख बनाए रखने के लिए जजों की निगरानी होनी चाहिए। अगर आपको लगता है हाँ, तो IBN7 स्पेस देकर Y लिखिए, ना के लिए IBN7 स्पेस देकर N लिखिए। अपनी राय 51818 पर SMS कर हमको बताइए। इसके साथ ही हमारे #HTP और #गवर्नमेंट वर्सेस जजेस के जरिए भी आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। IBN खबर हमारे फेसबुक पेज के जरिए भी
आप हमसे जुड़ सकते हैं। मेहमानों का परिचय मैं आपसे कराता हूं जो अब डिबेट में इस वक्त शिरकत करने वाले हैं। क्या जजों की निगरानी होनी चाहिए? हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा राव, कांग्रेस पार्टी की तरफ से पार्टी के प्रवक्ता संजय झा, लोक सत्ता पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर जयप्रकाश नारायण, जाने माने कानून के जानकार सुप्रीम कोर्ट के वकील संजय हेगड़े हमारे साथ जुड़ रहे हैं और कुछ ही देर में केटीएस तुलसी साहब, सुप्रीम कोर्ट के एक और वरिष्ठ वकील हमारे साथ जुड़ेंगे। 45 सेकंड ओपनिंग रिमार्क्स को लेके और फिर बजर राउंड के बाद डिबेट की शुरुआत करेंगे जहां पे एक दूसरे को इंटरवीन कर सकते हैं। लेकिन पहले 45 सेकंड में सिर्फ आप और आप, किसी और को टोकने का मौका नहीं मिलेगा। जयप्रकाश नारायण साहब, मेरा पहला सवाल इन पहले 45 सेकंड में आप ही से है। क्या इस देश में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज की निगरानी होनी चाहिए? उन पे चेक्स एंड बैलेंसेस होने चाहिए? और हाँ या ना, अगर जो भी आपका आंसर है तो कैसे? चेक्स एंड बैलेंसेस चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में ना सुप्रीम कोर्ट ना पार्लियामेंट, कोई भी सुप्रीम नहीं है, केवल संविधान सुप्रीम है। तीन चीज आप देख लीजिए। द फर्स्ट थिंग इज एवरी इंस्टीट्यूशन इन डेमोक्रेसी must trace its legitimacy directly or indirectly to the people of this country, and therefore you cannot divorce an institution from the democratically elected legislatures and the government. It is patently wrong. Just because we don't like politics, just because we believe there's a lot that is wrong, we cannot delegitimize politics. The second is, in no democracy in the world, Britain, Ireland, Germany, Japan, United States, Canada, Australia, Italy, you take any country, in no democracy in the world do judges appoint judges. जी, आपके 45 सेकंड हो गए। मैं लौटूंगा दोबारा आपके पास। संजय हेगड़े, मैं आपके पास आना चाहूंगा। सुप्रीम कोर्ट नहीं चाहता कि उसके जजों की नियुक्ति का अधिकार किसी और के पास जाए, संसद या कोई आयोग इस बारे में कुछ भी तय करे। आपकी राय संजय हेगड़े? ये एक कहना गलत होगा कि सुप्रीम कोर्ट ये नहीं चाहता कि कोई और दखलंदाजी ना करे। सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि अगर जजों की नियुक्ति हो तो सुप्रीम कोर्ट और उनके जजेस के सहमति से होने चाहिए। अब ये सहमति का मतलब क्या है? सहमति का मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज या अगर हाई कोर्ट अपॉइंटमेंट हो तो हाई कोर्ट के वरिष्ठ जज दूसरे जजों को चुनेंगे, और अगर उनके राय में किसी को जज बनाना है तो अमूमन गवर्नमेंट को ये मानना चाहिए कि वो आदमी जज बनना चाहिए। अगर गवर्नमेंट को उस नाम पर कोई आपत्ति है तो जरूर कोर्ट को बता सकती है। ठीक है, 45 सेकंड, मैं लौटूंगा दोबारा आपके पास। संजय झा, कांग्रेस पार्टी जो इस बिल को लाना चाहती थी नहीं ला पाई। लास्ट ईयर अगस्त में आया, एनडीए के सरकार में आने के बाद, और यूनानिमसली पूरी संसद ने इसको पास किया, एक राम जेठमलानी के विरोध को अगर छोड़ दिया जाए, और 22 राज्यों ने इसका अनुमोदन किया। इसके बाद ये 99वां संविधान संशोधन आ पाया, जिसको आज सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दे दिया। क्या आप लोगों ने मिलके एक असंवैधानिक काम किया था? संजय झा। देखिए सुमित जी, हमारी अदालती जो प्रक्रिया है वो आज़ाद होना चाहिए, वो बिल्कुल अनिवार्य है, उस पर कोई वाद विवाद बिल्कुल हो ही नहीं सकता। जहाँ तक आपने निगरानी की बात की, हर संस्था को किसी भी प्रजातंत्र में उसको अपने आप से परिवर्तन करना चाहिए, वरना निगरानी की जरूरत पड़ती है, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। परंतु इस सरकार की मंशा और इरादा पर बड़े प्रश्न उठे हैं, जो आज भी सीबीआई को अपने कब्जे पर रखी हुई है। लोकपाल को इन्होंने अभी तक उसकी नियुक्ति नहीं हुई है, और सबसे बड़ी बात कि जिस तरीके से इन्होंने भूतपूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पी सदाशिवम को इन्होंने केरला का गवर्नर बनाया था, ये यही बताया कि किस तरीके से किसी राजनीतिक दल का सोच या नजरिया एक प्रजातंत्र के लिए सही नहीं। संजय झा, ठीक है, 45 सेकंड हो गए, लेकिन आप अपनी बात का समझाने में, इशारा देने में कामयाब रहे। जीवीएल नरसिम्हा राव, सरकार का साफ तौर पर यह कहना, संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद का यह कहना कि इस पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी को चुनौती है, क्या टकराव तय है न्यायपालिका और लेजिस्लेचर में? अब सुमित जी, इसको मैं किसी प्रकार एक टकराव नहीं बताऊंगा, लेकिन एक ऐसा जो एक्ट जो सर्वसहमति से पारित किया हो, जिसमें सबके सब पॉलिटिकल पार्टीज राज्यसभा में हो, लोकसभा में हो, सबके सब इनको सहमति दी हो, मतलब एक तरह से सुप्रीम कोर्ट अपने एक्सक्लूसिविटी
जाहिर करना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट को प्राइमेसी अभी एनजेएसी में भी उनको दिया गया है, बट लेकिन सुप्रीम कोर्ट का यह मानना है जब तक पूरी फैसला केवल कोर्ट नहीं करेगी, हम इस पर हमें इससे संतोष नहीं होगा। इंडिपेंडेंस पर किसी प्रकार कॉम्प्रोमाइज होगा, ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है राजनीति। जी 45 सेकंड हो गए, लौटूंगा दोबारा आपके पास। केटीएस तुलसी साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। केटीएस सर, 45 सेकंड में बगैर इंटरवेंशन के आपको ये समझाना है कि आज का ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला, पहली बात आप इससे कितना संतुष्ट हैं, और दूसरी बात क्या सुप्रीम कोर्ट नहीं चाहता कि उसके जजेस की निगरानी हो? मैं ये कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से निराश हूं, और ये कहीं भी दुनिया में कोई भी ऐसी न्यायपालिका नहीं है जहां पे जजेस स्वयं अपने उत्तराधिकारियों का नियुक्ति का सिफारिश करें। ऐसी कोई मैं समझता हूं कि जो स्वतंत्रता है न्यायपालिका की, वो नियुक्ति के बाद गारंटी की गई है संविधान में। संविधान से पहले नियुक्ति से पहले संविधान में प्रावधान ये है कि राष्ट्रपति की सलाह और चीफ जस्टिस के साथ सलाह मशवरा करके नियुक्ति करेंगे। अब सलाह मशवरा को ये ले लिया कि हमारी इजाज़त के बिना कोई अब बन नहीं सकता, और जिसको हम रेकमेंड करें उसको आप मना नहीं कर सकते। जी दोबारा रीआइटरेट हमेशा हो जाता है। तो कुल मिलाकर तो मैं ये समझता हूं कि जो संविधान में संतुलन था जब संविधान बना, वो बिगड़ गया, क्योंकि उसमें सलाह मशवरे की जगह बाध्य हो गया, जो भी न्यायपालिका बोले या चीफ जस्टिस साहब बोले। बिल्कुल, तो ये संतुलन जो बिगड़ा था 25 साल के बाद इसको सही करने की कोशिश नाकार हो गई है। बिल्कुल, ये अफसोस की बात है, और मैं समझता हूं कि स्वतंत्रता के साथ साथ अकाउंटेबिलिटी, जो जवाबदेही है न्यायपालिका की, वो भी उतनी ही जरूरी है जितनी कि स्वतंत्रता आवश्यक है। तुलसी साहब, तो उसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। सॉरी, मैं बीच में इंटरवीन कर रहा हूं, लेकिन मेरे पैनल पे जो इस वक्त 5 गेस्ट हैं जी, 3 गेस्ट का बहुत क्लियर ओपिनियन है। जीवीएल नरसिम्हा राव जी, जयप्रकाश नारायण साहब और केटीएस तुलसी साहब, जो इस फैसले से संतुष्ट नहीं है। संजय झा बीच की लाइन ले रहे हैं, सरकार के साथ खड़े होकर नहीं दिखना चाहते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भी नहीं जा रहे हैं। संजय हेगड़े, मेरा सवाल आपसे है, क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ खड़े हैं, आप भी वकील हैं, तुलसी साहब भी वकील हैं, 2 वकील मेरे साथ हैं और दोनों के अलग अलग ओपिनियन है। पर संजय हेगड़े, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, क्या जो एनजेएसी था जिसमें 6 लोगों की कमेटी थी जिसको जजेस को नियुक्ति करनी थी, उसमें सुप्रीम कोर्ट को क्या नुमाइंदगी नहीं दी गई थी? क्या उसमें चीफ जस्टिस नहीं थे? क्या उसमें 2 सुप्रीम कोर्ट के जजेस को नहीं रखा गया था? आखिरकार क्यों सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लग रहा है कि हमारा अधिकार हमसे छीना जा रहा है? ये अधिकार की बात नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट या इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी की बात है। अभी इसमें यह कहना कि 50% आपका है, 50% बाहर से रेकमेंड आ जाएंगे, इससे शायद सुप्रीम कोर्ट को यह लगा कि इसमें कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस में दखलंदाजी है। अब मैं उदाहरण की तरह आपको एक क्रिकेट मुहावरा देता हूं। आपको पता है कि भारतीय क्रिकेट टीम में कभी कभार चयन में आगे पीछे कोई कंट्रोवर्सी हो जाती है, क्योंकि ये मद्रास का प्लेयर है, मद्रास का बोर्ड प्रेसिडेंट है, इसलिए चुना गया है वगैरह। इसको चेक कैसे किया जाए, वही तो पूछा जा रहा है। अगर आप उसमें ऐसे चयन में आप कह दो कि बाहरी 2 आदमी सुमित अवस्थी और संजय हेगड़े भी बैठ जाएंगे क्रिकेट के चयन में, तो ये तो क्या ये सही होगा? आपकी बात मैं मान लेता हूं। ये जो फॉर्मूला बनाया गया है उसमें जरूर मैं आपकी बात मान लेता हूं। संजय हेगड़े 5 जजेस बैठते हैं, 4:1 से फैसला सुनाते हैं, और एक ऐसे कानून को जिसको संसद ने यूनानिमसली
22 विधानसभाओं ने पास किया उसको वो खारिज कर देते हैं, असंवैधानिक करार दे देते हैं और टकराव की स्थिति साफ तौर पर पैदा कर देते हैं। इसका समीक्षा के लिए, रिव्यू के लिए एक रास्ता खुला छोड़ा जा सकता था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि टकराव आमने सामने का हो चुका है। संजय हेगड़े पहले और फिर तुलसी साहब आपका रिएक्शन। संजय हेगड़े। देखिए, इसमें टकराव की कोई बात नहीं है। संविधान क्या है, संविधान के उल्लंघन, उसको एक्सप्लेन करना वो सुप्रीम कोर्ट का काम है। ऐसा भी हो सकता है कि पूरे पार्लियामेंट और पूरे लेजिस्लेचर मिलके भी कभी कभार गलत हो सकते हैं कि संविधान क्या है, क्योंकि आखिरकार बेसिक स्ट्रक्चर क्या है संविधान का वो तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बता सकता है। और अगर तुलसी साहब आप सहमत हैं इस तर्क से? अगर इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी बेसिक स्ट्रक्चर का एक अहम हिस्सा है तो नहीं, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। उसमें कोई मैं ये कहता हूँ कि स्वतंत्रता जो है वो नियुक्ति में नहीं रखी गई संविधान में। ओरिजिनल जो प्रावधान था उसी को बरकरार रखने की कोशिश की गई है। और ये कहना कि लॉ मिनिस्टर अगर बैठ जाएंगे तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को धक्का लगेगा, मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। लॉ मिनिस्टर सारे देश को रिप्रेजेंट करते हैं, लॉ मिनिस्टर सरकार में हैं, उनका दायित्व बनता है कि सुचारू तरीके से न्यायपालिका चले। और ये कहना कि वो इंट्रूड कर रहे हैं, ये कोई टफ वॉर नहीं है। और दूसरा कि एमिनेंट पर्सन्स, दो एमिनेंट पर्सन्स, कौन एमिनेंट होंगे उनकी डेफिनेशन नहीं देगी। मैं ये एग्जाम्पल देना चाहता हूं कि बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां पे जुडिशियल कमीशन, जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन कंप्लीटली लेमैन के हाथ में है। बिल्कुल, कोई एक भी जज को उसका मेंबर नहीं बनाया जाता, कोई किसी वकील को उसका मेंबर नहीं बनाया जाता। कंज्यूमर्स ऑफ जस्टिस स्कॉटलैंड में कहते हैं कि हम तय करेंगे हमको कैसे जज चाहिए। तो ये कहना कि आम आदमी अगर एमिनेंट को भी मंजूरी नहीं देंगे तो लेमैन को कहां मंजूरी देंगे? और इतना ही नहीं है, हमारे यहाँ जो सिस्टम है कोलिजियम ये अधिकार जनता का है। बिल्कुल, ये कोलिजियम सिस्टम है, ये तो अभी आया 20-25 सालों से जो है उनका है कि उनको कैसे जजेस। कोलिजियम सिस्टम तो इसके पहले कहीं था ही नहीं, ये तो 20-25 सालों से आया। हेगड़े साहब, मेरा सवाल संजय झा आपसे है, कांग्रेस पार्टी सीधे तौर पर कोई लाइन क्यों नहीं ले रही है कि आप संसद के साथ हैं कि आप कोर्ट के साथ हैं? सरकार का यह कहना कि ये संसद की सुप्रीमेसी पर कुठाराघात है, कांग्रेस इसको मानेगी या नहीं मानेगी? संजय झा। देखिए सुमित जी, हमने हमेशा यही कहा है कि जहां तक न्यायपालिका का सवाल है उसको पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए। ये बात भी सही है, आपने सही प्रश्न पूछा है कि एक पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का भी अपना एक धर्म होता है, क्योंकि उस पर जनता की बहुमत आती है, उसका भी आदर सत्कार करना बहुत ही अमूल्य है। परंतु ये बात भी एक सच्चाई है, यदि आज के आप वर्डिक्ट को देखिएगा, आज के वर्तमान राजनीतिक संदर्भ पर, तो आज देश भर में चिंता हो रही है कि क्या एक तानाशाही का माहौल है। आज देश भर में चिंता हो रही है कि क्या फासिस्ट शक्तियां ज्यादा मजबूत हो रही हैं। तो यहां पर ये बहुत बड़ा प्रश्न होता है। देखिए, आज व्यक्तिगत आजादी एक बहुत ही एक केंद्रीय विषय है हर चर्चा में। आपके चैनल पर मैंने भी एनजेसी के अपॉइंटमेंट में विपक्ष का नेता होता तो आप संतुष्ट होते उन 6 मेंबर कमेटी में? नहीं, देखिए मैं यही कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी ने, सुमित जी मुझे 30 सेकंड का वक्त दीजिएगा। कांग्रेस पार्टी ने इन्होंने जो एनजेसी बिल में जो कुछ संशोधन लाए थे उसका कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया था। आपको मैं कौन से दिन में किया था अभिषेक जी मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जो 2 प्रोविजंस थे, एक था ये वीटो प्रोविजन है जिसका दुरुपयोग किया जा सकता है, जिसमें एक राजनीतिक रंग आ सकता है, वो सच्चाई है। दूसरी बात कि जहां तक राष्ट्रपति यदि किसी को रिजेक्ट करे, वहां पर यदि पूर्ण बहुमत से कोई किसी को उसकी मंजूरी दी जाए, उस पर भी हमने संकोच अपना हमने खुली तरह से उसको हमने बताया था, संसद में भी और संसद के बाहर भी। लेकिन आपने बिल का विरोध नहीं किया था, बिल तो पास हुआ यूनिवर्सली। नहीं, देखिए क्योंकि हर राजनीतिक दल उसको सपोर्ट कर रहा था। अरे आप विरोध कर सकते थे, कम से कम आज हम चर्चा करते, कांग्रेस ने विरोध किया था। नहीं, हमने तो विरोध किया था, हमने बहुत जगह में उसका विरोध किया था। हम यही कहेंगे कि देखिए इस सरकार की नीयत जो है उस पर कुछ प्रश्न है। नहीं, यदि आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है
आज सुप्रीम कोर्ट ने यदि कहा है कि यदि संविधान के ढांचा पर ही कुछ प्रश्न उठाए जा रहे हैं तो इस पर राव साहब को जवाब देना चाहिए। बिल्कुल संजय जी, मैं राव साहब से जवाब लूंगा। उनकी बिल को रिजेक्ट किया। सरकार की नियत और बीजेपी की नियत के बारे में आपके सवाल पर जीवीएल नरसिम्हा राव जवाब देंगे, लेकिन मुझे तो आज आपकी नियत पर भी सवाल हो रहा है। आप एक तरफ तो यूनानिमसली पास करा देते हैं इस बिल को, 22 विधानसभाओं से पास हो जाता है, और आज आप बीच की लाइन ले रहे हैं। ना आप सरकार के साथ खड़े हो रहे हैं, ना आप सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। ये भी तो एक स्थिति है। हम इस सरकार के साथ कैसे खड़े हो जब सरकार की व्यवहार, जब उनकी तो फिर बिल को पास क्यों कराया आपने? विरोध करना चाहिए था, भले 44 सांसद हैं आपके। नहीं, एक मिनट, किसको मालूम था? मैं आपको यही बताऊंगा कि देखिए वो तो कानूनी विषय आपके तुलसी साहब हैं, मैं उनको बहुत इज्जत करता हूं। संजय हेगड़े जी हैं, ये बिल्कुल जो कहते हैं कानूनी एक्सपर्ट से विशेषज्ञ है, वो उनकी टिप्पणी मैं समझता हूं बहुत महत्वपूर्ण है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि देखिए ये सरकार जिस तरीके से इन्होंने हर अंग के, इस प्रजातंत्र के हर संस्था और अंग पर इन्होंने घुसने की कोशिश की है, और ये भी मैं समझता हूं कि गुप्त तरीके से, वो बहुत चिंताजनक है। मैं तो न्यायपालिका वर्सेस यहाँ लेजिस्लेचर ढूंढ रहा था, लेकिन कांग्रेस वर्सेस बीजेपी हो रहा है डिबेट। जीवीएल या सुमित, आपने इनको 5 मिनट का समय दिया, मैं बोलूंगा आपको टाइम नहीं बोला, तो मैं उम्मीद करता हूं उतना समय मुझे भी मिलेगा। और जहां तक आज इस प्रोग्राम पर एक मौका परस्त राजनीति क्या होता है, अपॉर्चुनिस्टिक पॉलिटिक्स का उदाहरण संजय झा इस प्रोग्राम में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये सभी पार्टियों की तरफ तो एक तरफ नहीं, सुनिए आप, मैंने बोला नहीं, बीच में आप बकवास करते रहे, मैं सुनता रहा। आप प्लीज बीच में मत बोलिए। आप डिसाइड कीजिए, वो जनता डिसाइड करेगी कितना बकवास आप बोल रहे हैं। देश की सुनिए, देश को आज लोगों की जो राइट्स को, फंडामेंटल राइट्स को हनन करने वाली आपकी पार्टी, देश में इंपोज इमरजेंसी करने वाली आपकी पार्टी, प्रेस फ्रीडम पर सेंसरशिप लगाने वाली कांग्रेस पार्टी इस प्रकार की टिप्पणियां करें, लोग समझते हैं आपकी पार्टी की क्या हैसियत है। और जहां तक आज का विषय का सवाल है, मैं इस पर सीमित रहना चाहता हूं। आज का विषय यही है, क्या जुडिशियल सुप्रीमेसी होनी चाहिए, जुडिशियल एक्सक्लूसिविटी होना चाहिए, या जुडिशियल प्राइमेसी होनी चाहिए? आज देखिए, संस्था का जो इंडिपेंडेंस है, केवल उस संस्था के लोगों को, उनकी अधिकारों को कैसा नियुक्त किया जाता है उससे नहीं होता है। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं कहना चाहता हूं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, लेकिन उनकी नियुक्ति केवल एग्जीक्यूटिव करती है। इसमें किसी लीडर ऑफ द अपोजिशन से भी कोई चर्चा नहीं होता है। क्या इलेक्शन कमीशन इस देश में इंडिपेंडेंट रूप में काम किया था? नहीं किया था, क्योंकि यह व्यवस्था का ऊपर भी हमें उस पर जवाब देना चाहूंगा। सुप्रीम कोर्ट को ऐसा क्यों लगा है उसको मुझे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन बहुत अच्छे ढंग से काम कर रही है। ठीक है, मैं जयप्रकाश जी से, किसी ने भी किया हो, मैं डॉक्टर जयप्रकाश जी से एक सवाल जरूर लूंगा। डॉक्टर जयप्रकाश जी, मैं आऊंगा। संजय जी 1 मिनट, क्योंकि आपने 5 मिनट ले लिए, दूसरों से बात कर लूं। प्रश्न पूछ लो। अरे आप रुकिए ना। डॉक्टर जयप्रकाश जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जो एग्जाम्पल जीवीएल ने दिया चुनाव आयोग को लेकर, क्या ये व्यवस्था इस लोकतंत्र की खूबसूरती नहीं होती कि पार्लियामेंट भी, जो जुडिशरी भी और एग्जीक्यूटिव भी, ये तीनों मिलकर इस लोकतंत्र को आगे बढ़ाते, जो लोकतंत्र का बेसिक स्तंभ माने गए तीनों चीजें। यहां क्यों एक दूसरे के ऊपर सुप्रीमेसी की होड़ मची हुई है? क्यों हम इस तरफ जा रहे हैं कि आने वाले वक्त में संसद और जजेस आपस में कुश्ती कर रहे होंगे पब्लिक फोरम पर? The answer lies in the debate today. The Congress and BJP now are fighting as if it's their partisan battle. Nobody is looking at the country and the Constitution. I have with me a letter from Mrs. Sonia Gandhi dated 23rd September, where with her own signature she said the last sentence is, we continue to support NJAC. Yeah. Because this is above parties. Let us forget BJP or Congress. BJP Congress का मामला नहीं है, संविधान का मामला है. In a democracy, the legitimacy must spring from elected government and elected legislature. If we reject that, tomorrow if every institution says we're independent, Election Commission says it will appoint itself, CVC will appoint itself, Lokpal will appoint itself, then CBI will appoint itself, Public Service Commission, CAG. That's not what democracy is. In no democracy in the world. All these independent institutions all over the world. In no democracy in the world. और मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आपको जवाब देना चाहिए कि लेजिस्लेचर नजर रखता है एग्जीक्यूटिव पर, लेजिस्लेचर पर जुडिशरी नजर रखती है, जुडिशरी पर कोई नजर ना रखे,
जुडिशरी अपने आप अपॉइंटमेंट करे। और यह आज की बात नहीं है, तमाम जजेस के करप्शन के मामले सामने आए हैं और आरोपों के तौर पे भी आए, और आपके अपनी बार काउंसिल के लोगों ने मामलों के सामने लेकर आया है। इसके बावजूद भी आप कह रहे हैं निगरानी नहीं होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट में। सुमित जी, आपने ये प्रश्न मुझसे पूछा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि निगरानी नहीं होनी चाहिए। जी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि निगरानी नहीं होनी चाहिए, और मैं ये भी नहीं कहता हूं कि निगरानी होती नहीं है। निगरानी हमेशा होती रहती है, और कई मामलों में आपको याद होगा कि जस्टिस रामास्वामी या बाद में जस्टिस मुखर्जी, इन मामलों में संसद तक भी बात पहुंच गई है और इंपीचमेंट तक भी बात पहुंच गई है। और ये जो आज का मामला ये है कि स्वायत्तता कब से होनी चाहिए, नियुक्ति से पहले या नियुक्ति प्रोसेस में भी स्वायत्तता होनी चाहिए। अगर आज मैं ये मान के चल रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि नियुक्ति में भी एग्जीक्यूटिव की दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए। जो ये कमीशन बनाया गया है वो सिर्फ इसीलिए बनाया गया है कि जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट सिस्टम थी, जहां कॉलेजियम रिकमेंडेशन करती थी और सरकार को मानना पड़ता था, या सरकार अगर दुनिया में किसी कारण मात्र देश है संजय जी, ये कैंडिडेट सूटेबल नहीं है, तो सिस्टम है, जुडिशरी कभी I'm really sorry, मैं आपको बीच में इंटरवीन कर रहा हूं। और मैं ये भी मानता हूं कि दुनिया में और कहीं है नहीं, पर दूसरा कोई देश भी इंडिया जैसा है नहीं। इंडिया में भारत में हमने ये भी देखा है कि इसी संविधान के तहत कैसे कोई प्रधानमंत्री डिक्टेटर भी बन चुकी है। बिल्कुल। और इमरजेंसी से पहले उसके बाद से लेके अब तक बीते 30 सालों में बहुत से चेक्स एंड बैलेंसेस लग चुके हैं, पार्लियामेंट पर भी, पार्लियामेंट के लीडर पर भी। और आज की तारीख में मेरे पास वक्त नहीं है ज्यादा इस डिबेट को आगे बढ़ाने का। शुक्रिया अदा करूंगा, लेकिन वाकई में संजय जी मैं शुक्रिया अदा करूंगा, मैं जरूर कहूंगा कि एक नई टकराव दो बड़ी संस्थाओं में साफ तौर पर देखा जा रहा है, संसद में और कोर्ट में। क्या इसका परिणाम इस लोकतंत्र के लिए अच्छा होगा या ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक होने वाला है? हमारा आज का सवाल भी यही था कि क्या न्यायपालिका की साख बनाए रखने के लिए जजों की भी निगरानी होनी चाहिए? हजारों की संख्या में एसएमएस मिले हैं, 60% लोग हाँ में जवाब देते हैं, 40 ना में। यानी बहुत बड़ा दर्शक वर्ग IBN7 का ये कहता है बहुसंख्यक में कि न्यायपालिका की साख पर निगरानी होनी चाहिए, न्यायपालिका को आप अनलीज्ड नहीं छोड़ सकते।